Good morning, students. Today I am going to discuss with you about equivalent conductivity, molar conductivity, and how the equivalent conductivity and molar conductivity depends on the nature of solvent, viscosity, temperature, and dilutions. The equation and how to find out conductance and conductivity, molar conductivity, equivalent conductivity of an electrolyte experimentally. Last time I discussed with you about the conductivity. The kappa is equal to GL by A, and G is the conductance and kappa is the conductivity. L is the distance between the two electrodes and A is the area of cross section. Now what is equivalent conductivity? The conductance offered by 1 gram equivalent of electrolyte present in 3 milliliter of solution. Notation lambda E क्यू. जब मैं कंडक्टिविटी कहता हूं तो द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, उस केस में वॉल्यूम फिक्स है, अमाउंट फिक्स नहीं है इलेक्ट्रोलाइट की। जबकि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के अंदर वॉल्यूम फिक्स नहीं है, वी मे बी 1 ml, 10 ml, 1000 ml, 10,000 ml. Here the quantity of electrolyte is fixed, that is 1 gram equivalent. सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 40 ग्राम, कितने भी सोल्यूशन का 40 ग्राम. द इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज 40. सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम, नॉट 49 ग्राम. इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड 49 ग्राम. तो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट की क्वांटिटी फिक्स है, वॉल्यूम फिक्स नहीं. तो लैम्डा इक्यू इज इक्वल टू कापा, ये तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में होगा, 1 मिलीलीटर के लिए होगा. 2 मिलीलीटर के लिए इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा, यानी कि इट इज हायर देन दैट ऑफ ए कंडक्टिविटी. तो वैसे तो क्या होगा, मिलीलीटर 1 ग्राम इक्विवेलेंट. तो इन टर्म्स ऑफ नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगा, 1/c, जिसको मैंने 1000/c कर दिया क्योंकि वॉल्यूम किसमें लेना है, मिलीलीटर में. तो इसके लिए फार्मूला हम ये यूज करेंगे, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू 1000/c, where c is the normality. यानी बात यूनिट्स की, कापा की यूनिट्स हमें पता है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, और इसके क्या हो जाएंगे, ग्राम इक्विवेलेंट और सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि 1000 इधर आ गया. तो यहाँ से कट करके -2 ये ऊपर जाकर के सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. तो क्या यूनिट्स बने, ओम इनवर्स ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर. और ओम इनवर्स को हम साइमन में लिख सकते हैं, तो क्या बन सकते हैं, साइमन ग्राम इक्विवेलेंट इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर. और इसी ढंग से मोलर कंडक्टिविटी, द कंडक्टेंस ऑफर्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट इन मिली, यहाँ पे 1 मोल, वहां पे 1 ग्राम इक्विवेलेंट, उस हिसाब से 1000/c, बट हियर c इज द मोलैरिटी, और उस जगह ग्राम इक्विवेलेंट की जगह मोल इनवर्स आ गया. तो अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी सेम रहेगी, कारण इक्विवेलेंट मास है मॉलिक्यूलर मास से सेम. लेकिन वही अगर सल्फ्यूरिक एसिड है तो इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी डिफरेंट होगी, क्योंकि इक्विवेलेंट मास और मॉलिक्यूलर मास डिफरेंट. नाउ व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विवेलेंट और मोलर कंडक्टिविटी. फैक्टर्स तो वही है जो कंडक्टिविटी में हमने लिए थे, लाइक नेचर ऑफ सॉल्यूट, सेम एक्सप्लेनेशन. Strong electrolyte, more ionization, more the equivalent or molar conductivity, size of ion, charge of ion, nature of solvent, polar solvent offer greater equivalent conductivity than that non-polar, greater the polarity, higher will be the conductivity, viscosity of the medium,
lower the viscosity of medium means less resistance offered by the medium for an electrolyte and hence offer greater conductivity. Temperature, with the increase of temperature, conductivity increases. And in case of dilution, here is the difference. In case of conductivity, it decreases. But here, equivalent and molar conductivity increases with dilution. In spite of number of ions per unit volume decreases, but the total number of ions in a beam electrode will increase. That is about the weak electrode. Strong electrode interactive interaction decreases. So lambda M, lambda EQ increases with dilution for strong electrode because decrease in interactive interaction. The increase is uniform and slow. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टिविटी अगेंस्ट स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन, तो इधर तो कंसंट्रेशन बढ़ रही है, इधर कंसंट्रेशन कम हो रही है। कंसंट्रेशन कम हो रही है, सोल्यूशन डाइल्यूट हो रहा है। जो जो डाइल्यूशन करेंगे मोलर कंडक्टिविटी बढ़ जाए, तो स्लोली एंड यूनिफॉर्मली इंक्रीज होगा। अगर आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम HCl, H2SO4, HNO3, इस केस में आपको इस टाइप का कर्व मिलेगा। लेकिन अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है उसमें बढ़ती है वैल्यू, लेकिन स्टार्टिंग में खास चेंज नहीं आता, एक सर्टेन स्टेज के बाद शार्प इंक्रीज होता है। तो ग्राफिकली वी कैन डिस्टिंग्विश विच इज वीक इलेक्ट्रोलाइट एंड विच इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और अगर मैं उनको एक्सट्रापोलेट कर देता हूँ तो यहाँ पे वैल्यू मैक्सिमम मिलेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं लैम्डा जीरो, लैम्डा लैम्डा जीरो और इन्फिनिटी तो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट है। ये कैसे और लिख दिया है, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। लैम्डा जीरो है तो मीन्स मोलर कंडक्टिविटी एट अबाउट जीरो कंसंट्रेशन, और इसको हम क्या बोल सकते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। और अगर मैं लैम्डा इन्फिनिटी लेता हूं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, सेम रहेगी, बोलने का तरीका अलग हो जाएगा। तो अगर आपको जो कर्व मिल रहा है वो यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मिल रहा है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में, तो DHO इक्वेशन जो सी है ये किसके लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग। तीन साइंटिस्ट डी बाई हक्कल एंड और सागर, उन्होंने इक्वेशन डिराइव किया। लैम्डा सी मोलर कंडक्टिविटी गिवन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी माइनस b स्क्वायर रूट c। C is the concentration of the solution. The value of B is constant and its value depends upon nature of solvent, relaxation time, temperature, etc. तो यहाँ से क्या देखें, जो जो B की वैल्यू बढ़ेगी तो ये प्रोडक्ट बढ़ेगा, यानी कि कम। तो यहाँ पे ये देख रहे हैं जो जो कंसंट्रेशन बढ़ेगी लैम्डा C की वैल्यू कम होती जाएगी। तो ये DHO इक्वेशन। अब ये बात तो हमने कर ली, अब एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैसे फाइंड आउट करेंगे कंडक्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, कंडक्टिविटी क्या है, मोलर कंडक्टिविटी क्या है किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो। तो इसके अंदर हम फिजिक्स की हेल्प लेते हैं। तो फिजिक्स के अंदर कोई अननोन रेजिस्टेंस अगर फाइंड आउट करना है तो हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं। वी फॉलो द व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। Here are two fixed known resistances and this is variable। 10th में बता दिया, बीच में अगर एरो दिखा दिया जाए तो वेरिएबल, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जब आपको कोई वायर दे दी कि आपको बताना है रेजिस्टेंस, मैंने क्या किया बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कनेक्टेड थ्रू दैट। इस वेरिएबल रेजिस्टेंस को एक बॉक्स होगा जिसमें 1 ओम की एक की होगी, 2 ओम की 2 की होगी, देन 5 ओम, जैसे बॉक्स वेट में होता है वैसे। तो इसके अंदर हम कीज जितनी बाहर निकालेंगे उतना ही रेजिस्टेंस सर्किट में आ जाएगा। मान लो आपने 2 ओम और 2 ओम की और 1 ओम की बाहर निकाल दी, इसमें 3 ओम से रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया। 1 ओम की इंसर्ट कर दे तो 2 ओम की दोनों बाहर निकाल दे, 4 ओम रेजिस्टेंस सर्किट में आ गया। 5 एंड 2 ओम की बाहर निकाल दी
तो 7 ओम रेजिस्टेंस सर्किट बना। लेकिन वो किस निकालने किस ढंग से है, वो किस ढंग से निकाल रहे हैं, ये गैल्वेनोमीटर आपका जीरो डिफ्लेक्शन। मान लो आपने 10 ओम की कीमत निकाली बाहर, गैल्वेनोमीटर राइट साइड में जा रहा है, आपने क्या किया, फिर 10 को इंसर्ट कर दिया, 5, 2 एंड 1 की ओम की निकाल, 8 ओम आ गया, जीरो डिफ्लेक्शन। आप कह रहे थे इस यहाँ पे आपका R3 की वैल्यू 8 ओम हो गई। जो भी वैल्यूज है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और यहाँ से क्या रिलेशन, R1/R2 इक्वल टू R3/R4, चाहे इस ढंग से कर सकते हैं, R1/R3 R2/R4, आंसर सेम रहेगा। और R3 इक्वल टू R1/R4/R2, जब रेजिस्टेंस मिल जाएगा तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कंडक्टेंस। लेकिन ये तो मेटालिक कंडक्टर के लिए है जो फिजिक्स में करते हैं, हमने यहाँ पे किसका करना है, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, किसी सॉल्यूशन, किसी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस, किसी इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी, उसको निकालना, उसका रेजिस्टेंस देखना है, उसका कंडक्टेंस देखना है, उसका कंडक्टिविटी देखनी है। तो उसके लिए अभी फिजिक्स लैब में ही ऑपरेटर्स होता है जिसको हम बोलते हैं मीटर ब्रिज, विच इज बेस्ड अपॉन व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल। एक वुडन फ्रेम होगा, उसके ऊपर 1 मीटर के निशान 0 to 100 इधर लेके आओगे और इधर 0 to 100 अपोजिट डायरेक्शन में लगे होंगे, और बीच में कांस्टेंट कॉइल यूनिफॉर्म थिकनेस है उसकी। यहाँ रेजिस्टेंस लगा दिया और ये इसको फोन से कनेक्ट कर दिया, एंड हियर इज चोक। ये दो वायर्स कंडक्टिव सेल के साथ जुड़ेंगे। कंडक्टिव सेल नॉर्मल जो बोर्ड मार्कर का पेन होता है उससे थोड़ा सा डाया बड़ा होता है, उसको यूज करते हैं, और उसके अंदर 2 प्लेटिनाइज्ड प्लैटिनम फॉइल फ्यूज्ड विद प्लैटिनम वायर। पहले कोई नॉट इलेक्ट्रोड बना लेते हैं प्लैटिनाइज करके, और इस बीकर के अंदर हम वो इलेक्ट्रोलाइट लेंगे जिसका मुझे रेजिस्टेंस निकालना है, जिसका कंडक्टेंस निकालना है। इट में भी सोडियम क्लोराइड, इट में भी सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट में भी HCl, इट में भी H2SO4, कुछ भी हो सकता है। जहाँ होल है, कोई बबल्स वगैरह हो तो यहाँ से निकल सकता है। तो ये कंप्लीट सेटअप से हम वैल्यू निकालेंगे और उसी ढंग से व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को फॉलो करके रेजिस्टेंस देखते हैं कैसे निकालते हैं। यहां से स्लाइड करेंगे, इस चौकी को स्लाइड करेंगे, जहां पे मिनिमम साउंड देगा, नॉइज देगा, उसको देखेंगे। हमें लगा कि नहीं पहले कम था, आगे सर के पीछे सर के चेक करना है, जहाँ पे मिनिमम नॉइज रिंग टोन देगा उसको हमने देखना है, न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट देखना है। तो इसलिए तो फोन कनेक्ट किया, यहाँ गलवाना लगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, R1 by L is equal to R2। मैं इसका रेजिस्टेंस R2 मान लेता हूँ, सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस R2 by 100 minus L। तो R2 क्या होगा, R2 is equal to 100 minus L upon L into R1, और यहां से रेजिस्टेंस मिल गया, और रेजिस्टेंस से अपोजिट क्या हुआ, कंडक्टेंस। लेकिन आप क्या देख रहे हैं, बहुत कुछ चेंज आ गया है। एक तो मैंने यहां पे डीसी सप्लाई कर दिया, यहां पे एसी सप्लाई कर दिया, बट
Why DC supply is never used for conductivity measurement of electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी मेजर करने के लिए, कंडक्टेंस मेजर करने, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए कभी भी डीसी सप्लाई क्यों नहीं यूज कर सकते? बिकॉज इन दैट केस द you will get permanently charged post-inactive electrodes. The electrodes are polarized, and as a result, there is a gradual change in concentration. क्योंकि फिर तो कैथोड में कोई पर्टिकुलर आयन आएगा, एनोड में कुछ होगा, कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज हो जाएगा. जैसे कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में इलेक्ट्रोड लगाते हैं तो कॉपर आयन किसी इलेक्ट्रोड पे जाने से तो क्या होगा, कंसंट्रेशन कम होना शुरू हो जाएगा. तो कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे और जिसकी वजह कंसंट्रेशन चेंज होगी तो रेजिस्टेंस चेंज होगा. आप इधर से नल पॉइंट लेके आते हो, फिर इधर कंसंट्रेशन हो, फिर रेजिस्टेंस चेंज होगा, फिर इधर चेंज हो रहा है, तो आपको तो कभी भी नल पॉइंट मिल ही नहीं सकता. और इस वजह से हम कभी भी कंडक्टिव मेजरमेंट अगर मुझे इलेक्ट्रोलाइट की करनी है तो डीसी सप्लाई ना यूज करके एसी सप्लाई फॉर हाई फ्रीक्वेंसी 500 साइकिल्स पर सेकंड के आसपास लेते हैं. तो एक सेकंड के अंदर 500 बार डिस्टेंस अगर फ्लक्चुएशन होगी, पोस्ट इनएक्टिव पोस्ट इनएक्टिव पोस्ट इनएक्टिव, तो आयन डिसाइड नहीं कर पाएगा वेयर टू डिपॉजिट और लिबरेट. और इस वजह से इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन यहाँ पे चेंज है. अभी एन पोस्ट सोच ही रहा उधर जाऊँ तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड ये हो गया, अभी सोच रहा है इधर जाऊँ उधर हो गया. क्यों? एसी से हम अल्टरनेटिव करंट पोस्ट इनएक्टिव पोस्ट इनएक्टिव पोस्ट इनएक्टिव फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा रखी ताकि किसी ढंग का भी इलेक्ट्रोड लाइट का पोलराइजेशन ना हो. तो वाई एसी सप्लाई इज यूज्ड फॉर कंडक्टिव मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट टू अवॉइड पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स. तो गैल्वेनोमीटर की जगह फोन को लगा दिया. क्यों? अगर गैल्वेनोमीटर अगर लगा देंगे तो ये 500 बार एक सेकंड में इस ढंग से चलेगा, आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे. यू आर नॉट, आई इज नॉट सेंसिटिव. तो हमने यहाँ पे क्या दे दिया, फोन लगा दिया. तो जहाँ पे आप रिंग टोन को आप ऑब्जर्व करोगे और इस ढंग से आप रेजिस्टेंस एंड कंडक्टेंस इज इक्वल टू 1/R2, आपको कंडक्टेंस मिल गए. चलो कंडक्टेंस तो मिल गए, तो कंडक्टिविटी कैसे नोट करेंगे? और कंडक्टिविटी के लिए फॉर्मूला लास्ट टाइम हमने ड्राइव किया था, कापा इज इक्वल टू G/K. L क्या है? इन दो इलेक्ट्रोड के फॉइल के बीच का डिस्टेंस L है. और ये क्या है? सरफेस एरिया ऑफ दिस इलेक्ट्रोड्स जो फॉइल है. चाहे मैं इसमें कोई भी सोल्यूशन यूज करूं, सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन का निकाल लिया, बाहर के इसको वॉश करके अब क्या कर रहे हैं, बेरियम क्लोराइड का निकाल लेंगे. बेरियम क्लोराइड हो गया, कभी सल्फ्यूरिक एसिड, आज का हमको नेक्स्ट टाइम करना पड़ गया. मान लो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोबारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लो. क्या सोल्यूशन के बदलने से इनके बीच का डिस्टेंस बदल जाएगा? नहीं. क्या इसका सरफेस एरिया चेंज होगा? नहीं चेंज होगा, तो कोई डिपोजिशन लिबरेशन तो हो ही नहीं रहा. तो इस वजह से इस L/E को हम क्या लिख देते हैं, इस L/E को सेल कांस्टेंट कहते हैं. सेल कांस्टेंट है. L अगर सेंटीमीटर में है, एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो सेल कांस्टेंट के यूनिट्स क्या हो जाएंगे? और सेंटीमीटर. सेल कांस्टेंट क्योंकि ना तो इनके बीच का गैप चेंज होगा ना इसका सरफेस एरिया. लेकिन क्वेश्चन तो ये उठ रहा है कि इस सेल कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे कैसे? क्या फार्मूला यूज करें, क्या तरीका यूज करेंगे? L/E क्या माइक्रोस्कोप या और कोई तरीका यूज करेंगे? नहीं. हम क्या करते हैं एक्सपेरिमेंटली, जब मुझे सेल कांस्टेंट निकालना हो, मैं पहले क्या करूँगा, 0.1 m सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन रूम टेम्परेचर पे बना लूँगा.
कितना यूज किया, बीकर के अंदर 100 मिलीलीटर यूज कर लिया, और जी मैंने एक्सपेरिमेंटली देख लिया। इसी से रेजिस्टेंस निकला, रेजिस्टेंस के बाद का रेसिप्रोकल जी पता चल गया। और फ्रॉम स्टैंडर्ड टेबल मैंने कापा की वैल्यू नोट कर ली। इस टेम्परेचर पे इस सोल्यूशन का, इस कंसंट्रेशन की कापा की वैल्यू कितनी होगी, ये स्टैंडर्ड टेबल से देख ली। तो यहां से कापा बाय जी किसके बराबर होगा, जी स्टार के बराबर। तो यहाँ जी स्टार की वैल्यू हम ले लेंगे कापा बाय जी, यहाँ पे आपको रेशो से पता चल गया एक वैल्यू। लेकिन साइंस कभी भी सिंगल ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड नहीं करती, मल्टीपल ऑब्जर्वेशन लेती है, चाहे फिजिक्स से केमिस्ट्री। मैंने क्या किया, अब इसमें से तो 10 ml पीपेट से ले लिया, 10 ml 0.1 ml था, और इसी के अंदर 90 मिलीलीटर वाटर डाल दिया। तो अब कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.01 ml सोल्यूशन 100 मिलीलीटर। फिर एक्सपेरिमेंटली आपने मीटर बेस से वैल्यू चेंज हो, कंसंट्रेशन चेंज हो गई, तो R2 चेंज हो जाएगा, R2 चेंज हो जाएगा तो G चेंज हो जाएगा। और ये वैल्यू हम टेबल से लेंगे, फिर कापा बाई जी से यहाँ से स्टार की वैल्यू ले लेंगे। नो डाउट ऑर्डर सेम रहेगा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं हो सकती। फिर इसी ढंग से 10 ml यहाँ से लिया, 90 मिलीलीटर पानी डाला, और उसके बाद ये कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.001 है, ठीक है। और इस ढंग से हमने 3 वैल्यूज ले ली, हम उसकी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। जब मुझे एवरेज वैल्यू मिल जाएगी, मान लो 0.085 है, 0.088 है, 0.082 है, मैंने इसको टोटल करके डिवाइड बाय 3 करके जो भी वैल्यू आएगी मीन्स पैटर्न सेम रहेगा, वो वैल्यू इसके ऊपर एक कागज के ऊपर लिख करके मैं इसको पेश कर दूंगा। इन फ्यूचर मुझे एक बार एक्सपेरिमेंट जब सेल परचेज किया कंडक्टिविटी सेल, तब मुझे ये काम करने की जरूरत पड़ेगी, बार बार मुझे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये तरीका है हम किस ढंग से ये निकाल लेते हैं। तो इन फ्यूचर जब मुझे सेल कांस्टेंट पता चलेगा, रेजिस्टेंस पता चलेगा, तो यानी कापा पता चल गया, या आपको सॉरी जी पता चल गया, और जी स्टार आपके सेल के ऊपर लिखा और कापा पता चल जाएगा। जब कापा पता चल जाएगा तो उसके बाद आप लैम्डा ई क्यों निकालना है, तो क्या हो जाएगा, कापा इंटू 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी यूज कर लोगे। और अगर मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो कापा इंटू 1000 अपॉन मोलरिटी, जो लास्ट स्टेप में जब आज किया हमने तो ये कर लेंगे। ये तरीका है एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के लिए। नेक्स्ट टाइम हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अच्छा लगा है तो इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे।